नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिकों का नामकरण। जो कार्बन के यौगिक है उनका नामकरण किस प्रकार से हमको करना है। अब सामान्यतः जो कार्बन के यौगिक है उनको नामकरण की पद्धति तीन प्रकार की है। सबसे पहला है रूढ़ पद्धति, उसके बाद है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी है आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। अब ये जो रूढ़ पद्धति है यह आपके जो 10th का सिलेबस है आरबीएससी का उसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके जो कुछ नाम है वो आपको इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ये रूढ़ पद्धति है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद है व्युत्पन्न पद्धति। अब व्युत्पन्न पद्धति आपके चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन हमको इसको भी पढ़ना है, बहुत ही ये कम ही है, छोटी सी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आईयूपीएसी नामकरण पद्धति, और इसी के आधार पर सवाल बनते हैं कि किस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है, किस प्रकार से कार्बन के यौगिकों का नामकरण अपन करते हैं आईयूपीएसी के माध्यम से। अब सबसे पहले है रूढ़ पद्धति। जब कार्बन के यौगिक स्टार्टिंग में अपन जो प्राप्त हुए, तो जहां से ये प्राप्त हुए और उनके गुणों के आधार पर ही सीधा सा क्या किया, इनका नामकरण कर लिया। मतलब रूढ़ का मतलब क्या है, जैसे प्राचीन सबसे स्टार्ट में जो अपनी रूढ़ क्या होती है, जड़े पैदा, जैसे जहां से स्टार्ट होता है पौधा वो क्या होती है, उसकी जड़। तो जहां से नामकरण की जड़ स्टार्ट हुई उसमें जो नामकरण किए गए स्टार्टिंग के वो क्या कहलाती है, रूढ़ पद्धति से किए हुए नामकरण। अब रूढ़ पद्धति में क्या था कि जो कार्बन के यौगिक है अपन पहला लेंगे रूढ़ पद्धति के द्वारा। अब रूढ़ पद्धति में क्या है कि इस नामकरण पद्धति में यौगिकों का नाम उनके प्राकृतिक स्रोत तथा गुणों के आधार पर किया गया। रूढ़ पद्धति में क्या किया कि जहां से कार्बन के यौगिक प्राप्त हुए, जैसे कि अपन को जैसे मेथेन गैस प्राप्त हुई। अब मेथेन गैस कहां से प्राप्त होती है कि जो दलदली इलाके होते हैं, जहां पर क्या होती है, कीचड़ वगैरह होता है, वहां पर लंबे समय तक जब कीचड़ पड़ा रहता है तो उसके दलदली इलाके होते हैं, वहां से क्या मार्स गैस का निर्माण होता है। इसके कारण ही इनके जैसे, उसके अलावा जैसे कास्ट कास्ट स्प्रिट है जिसको मेथेनॉल अपन बोलते हैं, वो जहां से प्राप्त होता है वो मुख्यतः कास्ट के स्प्रिट से प्राप्त होता है। जो लकड़ी होता है उसका भंजक अपन आसवन करते हैं, वहां से प्राप्त होता है, तो उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जैसे कास्ट स्प्रिट। ठीक है, तो जहां से ये प्राप्त हुए इनके प्राकृतिक जो स्रोत है उन्हीं के आधार पर क्या किया, इनका नामकरण कर दिया कि जहां से ये प्राप्त होते हैं वही इनका नाम रख दिया। अब अपन एक देखेंगे, सबसे पहले है मेथेन। इसका नाम क्या है, CH4 अपन मेथेन कहते हैं इसको। अब इसका रूट नाम क्या है, इसका रूट नाम क्या है, तो जो मेथेन है वो अपन को प्राप्त कहां से होती है, वो अपन को प्राप्त होती है दलदल क्षेत्र से। ठीक है, और दलदली क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, मार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स। दलदली क्षेत्र होते हैं वहां से जो गैस प्राप्त होती है उनको क्या बोला जाता है, मार्स। इसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस। जो मेथेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्स गैस। तो पहला इसका रूट नाम क्या हो गया, मेथेन। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मेथेन का रूट नाम क्या है तो आपको बोलना है मार्स गैस। अब उसके बाद है इसका जो आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेनॉल। मेथेनॉल। लेकिन इसका रूट नामकरण क्या होगा कि ये जो मेथेनॉल है ये कहां से प्राप्त किया जाता है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी के भंजक आसवन से ये प्राप्त किया जाता है। अब लकड़ी को क्या बोलते हैं, कास्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, कास्ट
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कास्ट स्पिरिट। अब उसके बाद है अगला, अब इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। जब अपन आईयूपीएसी नामकरण के हिसाब से पढ़ते हैं एसिटिक, आईयूपीएसी नामकरण इसके बाद अपन पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल। अब इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब इसका जो रूट नाम है, रूट नाम इसका क्या है, तो रूट नाम है इसका एसिटिक अम्ल। अब रूट नाम इसका एसिटिक अम्ल क्यों है, क्योंकि यह किससे प्राप्त किया जाता है, सिरके से। किससे प्राप्त किया जाता है, सिरके से प्राप्त किया जाता है। और सिरके को, इस सिरके को लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटम। और इसी एसिटम से क्या नाम बन के आया, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बन के आया, इसलिए इसका नाम क्या रखा, एसिटिक अम्ल। अब आपको क्या कर देंगे, इन सभी में से कोई भी एक ये कार्बनिक यौगिक दे देंगे और बोलेंगे कि इसका जो रूट नाम है वो क्या, रूट नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, इसका रूट नाम बताना है कि जैसे आपको मेथेन दिए तो मेथेन क्या है, मार्स गैस। उसके बाद मेथनॉल है तो इसका क्या होगा, कास्ट स्पिरिट। और जैसे एसिटिक अम्ल है तो इसका एसिटिक अम्ल। अब ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मिक अम्ल। अब इसका नाम फॉर्मिक अम्ल क्यों है, क्योंकि यह किससे प्राप्त किया जाता है, यह चींटी से प्राप्त किया जाता है। किससे, चींटी से प्राप्त। और चींटी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। और फॉर्मिका से क्या निकल के आया, फॉर्मिक अम्ल। तो मतलब जो इनका नाम है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, जहां से ये प्राप्त हो रहे हैं उस प्राप्ति के स्रोत या फिर इनके गुणों के आधार पर इसका नाम रखा गया है, तो वो क्या कहलाती है, इसकी रूट नामकरण पद्धति। अब तीसरा है, ये क्या है अपना, लैक्टिक अम्ल। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है यह किससे प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है दूध से, या दूध से बने पदार्थ होते हैं उनसे। और दूध को लैटिन भाषा में बोलते हैं लैक्टम। क्या बोलते हैं, लैक्टम। और लैक्टम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लैक्टिक अम्ल पड़ा। तो ये जहां से प्राप्त हो रहे हैं उसी के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, रूट नाम कहते हैं। तो रूट क्रम नाम पद्धति में आपको ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और इनके प्राप्ति का स्रोत याद रखना है। आपको 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ सकते हैं कि मार्स गैस है वो कहां से प्राप्त होती है, फिर आपको पूछे कि कास्ट स्पिरिट कैसे प्राप्त होती है, फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा जो रूट नाम है उनके अंदर की, ये तो भाई मुख्य मुख्य जो कुछ यौगिक है वो जहां से प्राप्त हो रहे हैं उनके आधार पर इन्होंने नाम रख लिया। लेकिन कुछ और यौगिक है उनका रूट नाम अपन कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि जैसे अगर कोई कार्बन की लंबी चेन है, कार्बन के लंबी श्रृंखला वाले कोई भी यौगिक है, तो आप उनका नामकरण इस प्रकार से कीजिए कि अगर वो सीधी श्रृंखला है, कई भी शाखाएं वगैरह नहीं है, तो आप उसका नाम रख दीजिए कि जितने कार्बन, कितने हैं कार्बन, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एकल बंध वाले को अपन क्या बोलते हैं, एन पीछे लगाते हैं अपन अनुलग्न, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और यह क्या है, नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला है, तो इनके आगे अपन लगा देंगे एन या नॉर्मल ब्यूटेन। ये किसके अंदर है, रूट नामकरण पद्धति है, उसमें अपन इसका नाम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अब उसके बाद है, ये तो सीधी श्रृंखला वाले, ये मैंने आपको आगे भी पढ़ाया, जब हमने क्या पढ़ा था, एल्केन, एल्किन और एल्काइन पढ़े थे, उसमें जो शाखित और वलय वाले पढ़े थे वहां पर मैंने ये बताया था। अब दूसरा है कि अगर आपको इसके अंदर ये वाली संरचना दिखे, कौन सी, ये वाली संरचना, जहां पर क्या हो, एक जो कार्बन की श्रृंखला है उसके पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन के ऊपर कोई भी मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये संरचना आपको दिखे, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो।
क्या बोलेंगे इसको? आइसो। मतलब अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां पर क्या हो रहा है, पहले कार्बन की चेन जा रही थी इसलिए इसको नॉर्मल बोल रहे थे, लेकिन कोई दूसरा एक मैथिल समूह आया और वो बोला कि मैं दूसरी जगह पर चिपकना जा रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, तो इससे आप रख सकते हैं आइसो, याद रख सकते हैं। अब आइसो से नामकरण किस प्रकार से होगा कि अगर कोई सीधी श्रृंखला है, जैसे ये CH3 CH2, अब इस प्रकार की कुछ श्रृंखला है। अब इसमें क्या है कि पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे के ऊपर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अब आपको यहां पर दिखेगा कि ये वाली जो संरचना है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं इसको? आइसो। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसमें? आइसो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइसो। फिर जितने कार्बन है, आईयूपीएसी नामकरण में अपन क्या करते हैं कि सीधी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिक को गिनते हैं, लेकिन जो रूढ़ पद्धति, नामकरण पद्धति है रूढ़, उसमें क्या करेंगे, जितने कार्बन है उन सभी की संख्या काउंट करेंगे। तो अब इसमें टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं? 6 कार्बन है, तो आइसो एक्स। अब इसमें दो संरचना होगी, कौन सा? एक नॉर्मल वाला और एक हो गया आइसो वाला। अब इसमें इसी में अगर आपको एक और संरचना याद रखनी है, कौन सी? कि अगर आप में इसको, आप में ये सॉरी, अगर आपको इसमें इस प्रकार की संरचना जहां पर क्या हो, एक कार्बन को चारों तरफ मैथिल समूह घिरे हुए हो, ये वाली संरचना, इसको क्या बोलते हैं? इस वाली संरचना को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। और जहां पर ये जुड़ी हुई होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? नियो, और उसके बाद में यौगिक का नाम आ जाएगा। अब देखो, ये जो संरचना है इसका नाम क्या होगा? नियो, और इसमें टोटल मिला के कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। अब इसी की जगह अगर इस प्रकार से हो, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा कि ये वाली संरचना अपन को दिख रही है, ये क्या है? नियो। तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो एक्सिन। क्या नाम हो जाएगा इसका? नियो एक्सिन। तो रूट नामकरण पद्धति है, उसमें आपको क्या याद रखना है कि एक तो उनके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, जैसे कि मार्स है, लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है, इन सबको आपको याद रखना है और इनके प्राप्ति के स्रोत को भी याद रखना है। और उसके बाद है ये नॉर्मल, आइसो और नियो वाले जो नामकरण है ये आते हैं किसके अंदर? अब है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। तो इस नामकरण पद्धति में क्या किया जाता है कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम अपन इस प्रकार से करेंगे कि जिसमें उसमें एक सरल यौगिक है उसको अपन मुख्य मान लेंगे, और यह सोचेंगे कि इसी से सारी की क्या होगी है, उत्पत्ति हुई है। जैसे कि किस प्रकार से कि ये है अपने पास, ये है मेथेन। क्या है ये? मेथेन। अब अगर क्या करें कि इस मेथेन, ये इस वाली संरचना में यहां पर क्या था? मेथेन। और इस मेथेन में से क्या हुआ कि 3 हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित हो गए और उनकी जगह पर आकर कौन जुड़ गया? मेथिल समूह। एक अपन ने जो प्रतिस्थापित समूह पढ़े थे उसमें जैसे ये मेथेन है, अब इस मेथेन में से क्या एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा? CH3, और कार्बन एक संयोजकता के साथ किसी और से जुड़ सकता है, तो उसका नाम अपन क्या करेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे उसको? मेथिल। उसी प्रकार
यहाँ पर भी एक कार्बन इससे जुड़ सकता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एथिल। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापी की तरफ भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, किससे, इस मेथेन से, और यह माना जाता है व्युत्पन्न पद्धति में कि इसी एक मेथेन से इन तीनों की उत्पत्ति हुई है, और उसी को लेकर अपन इसका पूरा नामकरण करेंगे। किस प्रकार से नामकरण करेंगे कि इसके तीनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, जो मेन समूह होता है उसको अपन पीछे लिखेंगे, और इसके तीनों तरफ कौन जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, तीनों मेथिल है तो इसको बोलेंगे ट्राई मेथिल। जहां पर 2 होते वहां पर डाई, 3 होते वहां ट्राई, 4 होते वहां पर टेट्रा, 5 होते वहां पर पेंटा, ट्राई मेथिल। और मुख्य यौगिक इसमें सरल मुख्य कार्बन सरल यौगिक कौन सा है, मेथेन, तो ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है, इस प्रकार से आपको नाम दे देंगे, और इसका व्युत्पन्न पद्धति से नामकरण करो तो आपका क्या लिखना है, ट्राई मेथिल मेथेन। अब ये है इसका जो सरल यौगिक है, वो नाम क्या है इसका, कार्बिनोल। क्या नाम है इसका, कार्बिनोल। कार्बिनोल। अब इसका नाम कैसे रखेंगे कि इससे अगर कोई यौगिक बना, ये, अब इसमें मुख्य सरल यौगिक क्या है, ये, और इसके साथ ये जुड़कर इस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे कि इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो इसमें अपना मेन यौगिक है वो कौन सा होगा, ये कार्बिनोल। अब इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ अपन को क्या करना है, पहले जो जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख देना है। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो ये लिख दिया मेथिल, और मुख्य यौगिक कौन सा है, कार्बिनोल, तो मेथिल कार्बिनोल इसका नाम हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर एथिल जुड़ा हुआ था या फिर आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपिल कार्बिनोल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस प्रकार से हो, अब ये जो है CH3CO इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब इसको क्या मान लेते हैं अपन, मुख्य सरल यौगिक। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, मुख्य सरल यौगिक अपना कौन सा होगा, ये मुख्य सरल यौगिक कौन सा है, ये, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक अम्ल। और इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, तो ये वाली जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसो। और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। ये साइड से साथ में इसके क्या जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपिल, तो नाम होगा इसका आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो क्या समझा आपने अब तक कि जो रूढ़ नामकरण पद्धति होती है उसमें तो सिर्फ क्या होता है कि जहां से वो प्राप्त हुए हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। और व्युत्पन्न पद्धति में क्या किया जाता है कि एक जो कार्बन का सरल यौगिक है, जैसे कि मेथेन है, कार्बिनोल है, एसिटिक अम्ल है, उनको मेन यौगिक माना जाता है, और इससे जो जुड़े हुए हैं उनको क्या माना जाता है कि ये इनकी इसी से उत्पत्ति हुई है, और इससे पूरा नाम बनाते हैं। जैसे कि मेन यौगिक को होता है सरल यौगिक, उसको पीछे लिख देते हैं, और उससे जो जो जुड़े हुए हैं उनको अपन इसके आगे लिख देते हैं। ये क्या होगी, अपनी व्युत्पन्न पद्धति। अब तीसरी नामकरण पद्धति है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अपनी IUPAC नामकरण पद्धति। अब इस IUPAC नामकरण पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो कार्बन है उसके यौगिक बहुत संख्या में है, हजारों की संख्या में कार्बन के और मिलियन की संख्या में कार्बन के यौगिक है। अब इस पद्धति से तो किसी जो, जैसे कि ये रूढ़ पद्धति है, इससे केवल इन 4 यौगिकों के नाम ही पता चले अपन को, मार्स है, ठीक है, ये कास्ट स्पिरिट है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक है, लैक्टिक अम्ल है, इनके, और नॉर्मल जो ये नॉर्मल है, आइसो है और नियो है, इनसे बहुत सारे जो साइक्लिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर अपन को पता नहीं चल पाया इन 2 पद्धतियों में। व्युत्पन्न पद्धति से भी सारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण नहीं हुआ, और सभी जगह पर यह सर्वमान्य नहीं हो पाई। अब इसका समाधान करने के लिए क्या हुआ कि IUPAC का नाम क्या है, पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है, अब
इसने क्या किया कि कुछ नियम दिए और इन्हीं नियमों को क्या किया, सर्वमान्य किया, और इन नियमों के आधार पर यौगिकों का नामकरण करना स्टार्ट किया। और यही नामकरण क्या अपन को याद करना है और समझना है इसको, जो अपन अगले वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में आईयूपीएसी नामकरण के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।